पिछली वीडियो में साथियों मैंने आपको 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन बताया था और ये वीडियो उन छात्रों के लिए जो छात्र किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको जीके से लेकर इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया हावड़ा ब्रिज, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। हावड़ा ब्रिज साथियों कोलकाता में है, लेकिन यह नदी है, पुल के बजाय एक सस्पेंस ब्रिज है। इसी कारण हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाता है। बी ऑप्शन है महात्मा गांधी सेतु, तो आपको बता दें ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये गंगा नदी पर है और इस समय ये सबसे लंबे के अंतर्गत नहीं जाना जाता है। ये आपका गलत हो जाता है बी ऑप्शन। सी ऑप्शन है भूपेन हजारिका सेतु, तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। और मैं आपको बता दूं ये असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, जो कि इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर लंबा। ध्यान रखिएगा, जो कि भारत का सबसे लंबा नदी ये पुल माना जाता है। तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन दिया गया विक्रमशिला सेतु, ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। हालांकि ये भी गंगा पर ही है, लेकिन लंबाई में कम है। तो हम यहाँ पे इसको डी ऑप्शन को गलत मारेंगे, सी ऑप्शन हम सही मारेंगे। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 2, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी गैस मानव द्वारा सांस लेने के लिए आवश्यक है? तो आप सभी को मालूम है ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन आपको बी ऑप्शन में देखने को मिल जाता है, जो कि श्वसन क्रिया में ऊर्जा उत्पादन के लिए ये आपका ऑक्सीजन आवश्यक है। बाकी यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया हाइड्रोजन, तो ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये ज्वलनशील गैस है और सांस लेने के लिए उपयोगी भी नहीं है। तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन गलत मारेंगे। सी ऑप्शन है नाइट्रोजन, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, लेकिन सांस लेने में ये सक्रिय नहीं है। तो इसी कारण हम सी ऑप्शन को गलत मारेंगे। डी ऑप्शन दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि CO2 जो है ये शरीर से बाहर निकालने वाली गैस है और अधिक मात्रा में विषैली भी होती है। तो इसी कारण हम यहाँ पे डी ऑप्शन को भी गलत मारेंगे। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में क्या पूछा जा रहा है? तो इसमें पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया कपास उत्पादन से, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन जो दिया गया है बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि कपास जो है ये सफ़ेद क्रांति से संबंध रखता है, न कि साथियों हरित क्रांति से। और बी ऑप्शन दिया गया है धान और गेहूं उत्पादन, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि 1960 के दशक में जो कि हरित क्रांति के यहाँ पे किया गया और ये उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू किया गया। धान और गेहूं हरित क्रांति जो कि 1960 के दशक में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए ये लागू किया गया, जिसको हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं, जिसमें धान और गेहूं उत्पादन से ये संबंध रखता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया दूध उत्पादन से, तो ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से जुड़ा हुआ है, इसी कारण हम गलत मारेंगे। और डी ऑप्शन देखिए मत्स्य पालन से, तो मत्स्य पालन जो है आपका जिसमें मछली पालन आता है, तो ये जो साथियों आता है नीली क्रांति के अंतर्गत आता है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। सही ऑप्शन होगा धान और गेहूं उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत का उच्चतम जलप्रपात कौन सा है? उच्चतम की बात किया गया है, जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया है धुआंधार जलप्रपात, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि ये आपको बता दें कि ये मध्य प्रदेश में है, पर सबसे ऊंचा के अंतर्गत ये नहीं जाना जाता है, सबसे ऊंचा नहीं है, तो इसी कारण हमारा गलत है। बी ऑप्शन दिया गया जोग जलप्रपात, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है, और ये कर्नाटक में है, पर ये कुंजल जो कल है उससे ये छोटा ही माना जाता है, तो इसी कारण हमारा गलत है। और कुंजल कल जो यहाँ पे जलप्रपात दिया गया है डी ऑप्शन, ये आपका सही हो जाएगा, जो कि ये कर्नाटक में स्थित है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी टोटल यहाँ पे ऊंचाई है 455 मीटर। ध्यान रखिएगा 455 मीटर ये सबसे ऊंची यहाँ पे इसकी ऊंचाई है। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि यूएनओ अर्थात संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जैसे कि ए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है जिनेवा, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि जिनेवा में डब्ल्यूएचओ और कई ऐसी एजेंसियां हैं जो वहाँ पे शामिल है, लेकिन यूएनओ शामिल नहीं है। इसी कारण हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया गया वाशिंगटन, जो कि ये आपका बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साथियों वर्ल्ड बैंक है, ध्यान रखिएगा। आईएमएफ है, एक आपका आईएमएफ है और एक आपका साथियों है वर्ल्ड बैंक, ध्यान रखिएगा। डब्ल्यू भी कह सकते हैं वर्ल्ड बैंक। तो ये दो जो बैंक है ये कहाँ पर है, वाशिंगटन में है, लेकिन यूएनए यहाँ पे नहीं है। इसी कारण हम बी ऑप्शन को गलत मारेंगे। सी ऑप्शन दिया गया न्यूयॉर्क, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि सॉरी बिल्कुल ये आपका सही ऑप्शन है, क्योंकि यूएनए का जो मुख्यालय है यहीं पे स्थित है। और डी ऑप्शन दिया गया पेरिस, तो पेरिस भी आपका गलत हो जाता है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि आईएनएस विक्रांत क्या है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया एक उपग्रह, तो मैं आपको बता दूं ये ऑप्शन आपका जो ए दिया गया है बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि उपग्रह साथियों आईएनएस है, ध्यान रखिएगा। आईएनएस की जब बात किया जाता है ये क्या है, ये क्या है साथियों, ये आपका विक्रांत जो है उपग्रह नहीं है, लेकिन आईएनएस बात किया जाए तो ये आपका उपग्रह है। तो यहाँ पे हम इसको गलत मारेंगे। और बी ऑप्शन देंगे एक युद्धक विमान, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक जहाज है पर विमान के अंतर्गत नहीं जाना जाता है, तो हम इसको गलत मारेंगे। और सी ऑप्शन देंगे एक परमाणु पनडुब्बी, तो ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये पनडुब्बी नहीं है। और डी ऑप्शन देंगे एक विमान वाहक पोत, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि आईएनएस विक्रांत जो है भारत का स्वदेशी रूप से बनने वाला एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका सही होता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया। जैसे कि ए ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, तो ये आपका पहला ऑप्शन ही गलत हो जाता है। बी ऑप्शन दिया गया 26 जनवरी 1950, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी दिन संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था और भारत गणराज्य बना था। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। बाकी मैंने आपको जो बताया 15 अगस्त 1947, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए 15 अगस्त 1947 जो कि ये स्वतंत्रता दिवस है, इसी दिन स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्र हुआ था। तो ये संविधान यहाँ पे इस डेट को लागू नहीं हुआ था, जो कि संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और यहाँ पे दिया गया 2 अक्टूबर 1948। तो आपको बता दें इस दिन जो मनाया जाता है गांधी जयंती मनाया जाता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया 26 नवंबर 1949, तो संविधान स्वीकार किया गया था इस दिन, पर लागू नहीं हुआ था। लागू हुआ था 26 जनवरी 1900 यहाँ पे 50 में, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950। क्लियर हो गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि आरटीआई का पूर्ण रूप क्या है। मतलब यहाँ पे पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है कि आरटीआई का पूरा नाम क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ आरटीआई, ध्यान से देखिएगा। इसका पूरा नाम है साथियों राइट टू इंफॉर्मेशन। मतलब कि भारत में ये जो लागू किया गया 2005 में लागू किया गया, जिससे यहाँ पे ये कहा गया कि इसमें कोई भी नागरिक सरकारी जानकारी मांग सकता है, इसको बोला जाता है आरटीआई। और यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन में देखने को मिलता है वो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलता है, राइट टू इंफॉर्मेशन। बाकी और भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए जो कि बिल्कुल गलत है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को साथियों। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो ये आपका जो पहला ऑप्शन दिया गया यही आपका बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर उतरने वाले ये पहले इंसान थे। और बी ऑप्शन दिया गया यूरी गॉगरिन, तो ये आपका बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि पहले अंतरिक्ष यात्री थे जिनका नाम यूरी गॉगरिन था, लेकिन ये चंद्रमा पे पहुंचने वाले नहीं थे।
और यहाँ पे सी ऑप्शन है एडविन एल्ड्रिन, तो ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो जो थे ये दूसरे व्यक्ति थे जो कि आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ ही गए थे, लेकिन ये दूसरे व्यक्ति थे जो कि चंद्रमा पे कदम रखे थे। और डी ऑप्शन है कि राकेश शर्मा, तो आपको बता दें भारत के ये पहले अंतरिक्ष यात्री थे जो कि चंद्रमा पे ये नहीं गए थे, लेकिन पहले आंतरिक जो अंतरिक्ष थे, ये ध्यान रखिएगा अंतरिक्ष यात्री यही थे राकेश शर्मा। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। क्लियर हो गया साथियों, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया पश्चिम बंगाल, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे सुंदरबन है न कि काजीरंगा है। और बी ऑप्शन दिया गया असम, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि काजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। और सी ऑप्शन दिया गया झारखंड, तो झारखंड में बेताला एक नेशनल पार्क है जो कि झारखंड में स्थित है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया उड़ीसा, तो उड़ीसा में साथियों सिमलीपाल एक है जो कि यहाँ पे एक पार्क है सिमलीपाल, लेकिन यहाँ पे काजीरंगा नहीं है उद्यान, ध्यान रखिएगा। तो ये भी आपका गलत हो जाता है, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम। क्लियर हो गया साथियों, आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। जैसे कि ए ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, तो ये आपका पहला जो ऑप्शन दिया गया है ये आपका बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि ये जो है अटलांटिक महासागर ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर माना जाता है, पहला नहीं माना जाता है, इसी कारण ये हमारा गलत है। और यहाँ पर दिया गया है भारतीय महासागर, तो ये आपका बी ऑप्शन भी गलत हो जाता है, क्योंकि ये तीसरे सबसे बड़ा महासागर के नाम से जाना जाता है जिसको हम भारतीय महासागर बोलते हैं। और यहाँ पे सी ऑप्शन देंगे आर्कटिक महासागर, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सबसे छोटा महासागर है। और यहाँ पे डी ऑप्शन देंगे पैसिफिक महासागर, तो आपको बता दें ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है जो पृथ्वी के लगभग 1/3 हिस्से को कवर करता है, जिसका नाम है पैसिफिक महासागर। और क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो पैसिफिक महासागर, जो कि ऑप्शन में आपको डी देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं साथियों अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश, तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से जो है क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है, तो राजस्थान से ये आपका छोटा है, इसी कारण हम यहाँ पे गलत मारेंगे। बी ऑप्शन दिया गया मध्य प्रदेश, तो ये भी क्षेत्रफल में बड़ा है पर राजस्थान से छोटा है, तो हम इसको गलत मारेंगे। और सी ऑप्शन दिया गया राजस्थान, तो ये आपका बिल्कुल सही है साथियों, ध्यान रखिएगा, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। और डी ऑप्शन दिया गया महाराष्ट्र, तो ये जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है पर राजस्थान से ये छोटा है, तो हम इसको गलत मारेंगे। सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, राजस्थान। क्लियर हो गया साथियों, आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ये भी क्वेश्चन मुझे लग रहा है कई बार रिपीट हो चुका है। जैसे ऑप्शन यहाँ पर देखिए इंदिरा गांधी दिया गया है, तो इंदिरा गांधी जो थी साथियों ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, जो कि 1966 में कब बनी थी, 1966 में थी। और 1966 से 1977 और फिर ये 1980 से 1984 तक प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। तो यहाँ पे आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। और बी ऑप्शन दिया गया सोनिया गांधी, तो आपको बता दें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष है, लेकिन प्रधानमंत्री पद पे नहीं हुई है, तो हम यहाँ पे गलत मारेंगे बी ऑप्शन। सी ऑप्शन है सरोजिनी नायडू,
तो सरोजिनी नायडू जो हैं साथियों, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बनी। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन गलत मारेंगे। डी ऑप्शन दिया गया लक्ष्मीबाई। तो लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थी, पर भारत के ये प्रधानमंत्री नहीं बनी। तो हम इनको भी गलत मारेंगे। सही ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी जो भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री थी। आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन सी भाषा भारतीय संविधान में प्रमुख भाषाओं के रूप में शामिल नहीं है। जैसे कि यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है हिंदी। तो आपको बता दें, ये हिंदी भाषा लोकप्रिय है, पर संविधान की आधारित भाषा जो है, जो आधिकारिक भाषा है, वो हिंदी नहीं है। तो हम यहाँ पे गलत मारेंगे। इंग्लिश भी नहीं है साथियों, और यहाँ पे बंगला दिया गया है। तो ये आपका बंगला बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि ये भारतीय संविधान में ये प्रमुख भाषाओं के रूप में शामिल ये आपका नहीं है। हालांकि एक जो राज्य है, जो कि एक भाषा है, तो उसी के अंतर्गत हम इसको जानते हैं। और यहाँ पे भारतीय संविधान में प्रमुख भाषाओं में ये शामिल नहीं है। बाकी जो शामिल है साथियों, वो हिंदी भी शामिल है, इंग्लिश भी शामिल है, लेकिन बंगला भाषा शामिल नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाषाओं के रूप में शामिल नहीं है, तो बंगला शामिल नहीं है। बाकी हिंदी और उर्दू और अंग्रेजी सब कुछ शामिल है। तो क्वेश्चन में हमसे गलत ही पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे गलत ही जवाब देंगे कि बंगला सही होगा क्वेश्चन के अनुसार। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी भी है। जैसे कि पहला ऑप्शन दिया गया क्रिकेट। तो ये भारत में अत्यधिक लोकप्रिय खेल है क्रिकेट, लेकिन ये राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत नहीं जाना जाता है। तो हम इसको गलत मारेंगे। बी ऑप्शन दिया गया फुटबॉल। तो ये भी लोकप्रिय खेल है, लेकिन ये राष्ट्रीय खेल नहीं है। तो हम इसको भी गलत मारेंगे। सी ऑप्शन दिया गया हॉकी। तो आपको बता दें, ये भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, पर भारत ने हॉकी में ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीता है। फिर भी हमारा भारत का राष्ट्रीय जो खेल है वो हॉकी ही है। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन सही मारेंगे। डी ऑप्शन दिया गया कबड्डी। आपको बता दें, भारत का जो पारंपरिक खेल है वो कबड्डी माना जाता है, लेकिन राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत इसे नहीं जाना जाता है। तो हम इसको गलत मारेंगे। सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको हम साथियों KCC के नाम से जानते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, इस योजना की सहायता के लिए शुरू की गई। मतलब कि ये जो योजना है KCC योजना, ये किसकी सहायता के लिए शुरू की गई। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया छोटे मजदूरों। तो ये आपका तो पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि KCC का जो उद्देश्य था वो दुकानदारों से बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि किसानों का था। जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है छोटे किसान। तो KCC जो योजना थी, ये किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, जो कि 1998 में शुरू की गई थी। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन सही मारेंगे। और सी ऑप्शन दिया गया छोटे व्यापारी। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि व्यापारियों के लिए ये योजना नहीं थी। और डी ऑप्शन दिया गया बड़े उद्योगपति। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है साथियों, ध्यान रखिएगा, उद्योगपतियों के लिए ये योजना नहीं चलाई गई थी। तो हमारा सही होता है ऑप्शन नंबर बी, छोटे किसान के लिए KCC अर्थात किसान क्रेडिट कार्ड की सहायता की यहाँ पे योजना शुरुआत की गई थी। ये ध्यान रखिएगा, जो कि 1998 इसमें भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत में किसान आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था। किसान आंदोलन के बारे में बात किया जा रहा है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया भूमि सुधार। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन जो दिया गया है बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि भूमि सुधार की जो समस्याएं थी ये पहले थी, लेकिन यह आंदोलन से संबंध नहीं रखता है। तो इसी कारण हम इसको गलत मानेंगे। और बी ऑप्शन देंगे न्यूनतम समर्थक मूल्य, अर्थात जिसको हम MSP बोलते हैं। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि MSP का जो आंदोलन हुआ था, ये आपका इसका मुख्य कारण ये नहीं था कि भारत में किसान आंदोलन हो। तो ये भी आपका गलत है। और सी ऑप्शन देंगे कृषि कानून। तो ये बिल्कुल सही है, जो कि 2020 में ये नए कृषि कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पे किसान आंदोलन हुआ था। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन सही मारेंगे। और डी ऑप्शन दिया गया सूखा। तो सूखा प्राकृतिक कारण है, जो किसी भी आंदोलन का मुख्य हिस्सा नहीं है और नहीं कारण है। तो हम यहाँ पे इसको भी गलत मारेंगे। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि कानून। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं।
आगे सवाल में क्या पूछा जा रहा है? आगे पूछा जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे अधिक टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि ए ऑप्शन दिए गए सचिन तेंदुलकर, ए ऑप्शन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो आपको देखने को मिलता है, ये आपका ए ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि साथियों सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी के नाम से तो हम जानते हैं सचिन तेंदुलकर को, पर मैचों के हिसाब से देखा जाए तो ये नहीं है, तो हम यहाँ पे गलत मारेंगे। और बी ऑप्शन देंगे राहुल द्रविड़, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन्होंने 164 टेस्ट मैच खेले हैं, जो किसी भारतीय द्वारा अब तक नहीं खेला गया है। सबसे अधिक यहाँ पे राहुल द्रविड़ ने खेला है। और सी ऑप्शन देंगे विराट कोहली, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, विराट कोहली ने अभी तक 100 टेस्ट मैच में करीब यहाँ पे खेले हैं, जो कि राहुल द्रविड़ से बहुत ही यहाँ पे पीछे हैं, तो हम यहाँ पे गलत मारेंगे। राहुल द्रविड़ हमारे सही होते हैं। इसके बाद एस श्रीशांत हैं, जो कि आपको बता दें ये जो सीमित ओवरों के यहाँ पे विशेषज्ञ थे वो, लेकिन टेस्ट मैचों में इनका कोई भी रिकॉर्ड सीमित नहीं था, तो इसी कारण हम इनको गलत मारेंगे। सही ऑप्शन होंगे राहुल द्रविड़, जो कि बी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा देश जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो क्षेत्रफल के यदि हिसाब से हम देखें तो रूस जो है सबसे बड़ा है, जो कि ऑप्शन में आपको ए देखने को मिल जाता है। करीब यहाँ पे 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा देश ये है, तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन सही मारेंगे। बी ऑप्शन दिया गया चीन, तो आपको बता दें यह भी एक बड़ा देश है, पर रूस से छोटा है। कनाडा भी का भी यहाँ पे सेम प्रॉब्लम है, ये भी जो है सबसे बड़ा के अंतर्गत नहीं जाना जाता है। कनाडा दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन रूस से छोटा है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो हो गया ये तीसरे स्थान पे आता है, तो हमारा ए ऑप्शन जो है रूस जो है ये पहले स्थान पे आता है, तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन सही मारेंगे। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में साथियों पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किस संस्था द्वारा लगाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और यहाँ पे दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक, तो ये आपका पहला ही गलत है, क्योंकि ये केंद्रीय बैंक है। राष्ट्रीय आय का अनुमान इससे नहीं लगता है, तो हम इसको गलत मारेंगे। बी ऑप्शन देंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो आयोग है राष्ट्रीय आय और जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनके आंकड़ों को ये संकलित करता है, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन सही मारेंगे। सी ऑप्शन दिया गया नीति आयोग, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि नीति निर्धारण के लिए ये जिम्मेदार है, जिसको हम नीति आयोग के यहाँ पे नाम से जानते हैं। और यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय, तो नीति को जो लागू करता है वो आपका केंद्रीय वित्त मंत्रालय है, लेकिन आयोग की यदि बात करें, संकलन की बात करें, तो ये उसमें काम में नहीं आता है, तो हम यहाँ पे गलत मारेंगे। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। यदि साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा।